नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हिंदी से जुड़े 60 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे जो क्लास 12th के लिए स्पेशल साबित होने वाला है। यानी कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जितने भी मैं एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण सवाल को बताऊं उससे आप नोट कर सके और अपनी परीक्षा में बवाल मचा सके। हमारा पहला सवाल है विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन है ईए, या गीए। आप सबके भारी डिमांड पर मैंने पूरे ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और एक्सप्लेन करना फिर से शुरू कर दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, यानी कि ईए। इसमें दीर्घ ई क्यों होगा इसे समझिए। पहला मूल शब्द इसमें क्या है? विभाग। मूल शब्द है हमारा विभाग। उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ देते हैं ईए, यानी कि दीर्घ ई, ईए। तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ए नहीं होगा क्योंकि यह लघु ही है। इसमें ग में दीर्घ ई का चिन्ह लगा हुआ है, ए वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, भवन शब्द है, तो ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? भवन का प्रयोग। तो भवन का निर्माण हो रहा है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि भवन का निर्माण हो रही है। यह कहने में भी थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो इसे आपको समझना है। अगला सवाल है दोस्तों, आय शब्द का विलोम होगा, तो ऑप्शन है खर्चा, व्यय, आमदनी, बिक्री। सबसे पहले आपको बता दें, हर शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं होता। इस बात को तो आप भली बात ही जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि तुम मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कैसा लगा? बिल्कुल कोई ठीक शब्द नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार आय और व्यय का वही फंडा है। जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ वह सब आपके परीक्षा की दृष्टि से है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अनादर शब्द का कौन सा समास है? अनादर में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव, नंजय, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या है, पहला शब्द उपसर्ग युक्त होता है। ठीक है, पहला शब्द उपसर्ग युक्त होता है और दूसरा पद जो होता है मूल शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आदर क्या है? मूल शब्द है। और अन क्या है? तो उपसर्ग है। तो इसमें अव्ययीभाव में क्या हो गया? उपसर्ग युक्त शब्द हो गया अनादर, अन हो गया उपसर्ग युक्त और आदर हो गया मूल शब्द। तो आपका हो गया ना अव्ययीभाव समास। इस प्रकार से आपको जहाँ कहीं भी उपसर्ग युक्त शब्द देखने को मिले तो उसे आपको अव्ययीभाव समास मानना है। अगला सवाल है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए, जिसका पहला पद होता है संख्यावाचक उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, तीन, और लोक का लोक, तीन लोक। तो हो गया ना, पहला पद हमारा हो गया संख्यावाचक। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा ही। अगला सवाल है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। तो इसका बिल्कुल सही जवाब, आप सब कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते हैं। अमृतसर में लाना सिंह और सुबेदारिन के बीच का जो प्रेम है, अधूरा प्रेम, उसी के बारे में वर्णन किया गया है कि लाना सिंह किस प्रकार जब बड़ा होता है तो सुबेदारिन के घर जाता है और उससे वचन लेता है कि वह भले ही मृत्यु को गले लगा लेगा लेकिन उसके पुत्र और पति की रक्षा करेगा। इस प्रकार से वह अपने अंत समय में मृत्यु को गले लगा भी लेता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगर जिस शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन है अनुज, छोटा, पिछला, पीछे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुज। जैसा कि मैंने बताया, हर शब्द हर जगह उपयोग नहीं होता है, यानी कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर मतलब विशेषता बताने के लिए अगर्ज अनुज का शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर्ज का मतलब होता है बड़ा और अनुज का छोटा। तो छोटा जैसे है यहाँ पर तो छोटा नहीं होगा लेकिन अनुज होगा, क्योंकि एक शब्द सिमिलरिटी दोनों में बना रहता है। मतलब होता है ना, ये वाला पद हो गया दूसरा पद, तो बीच में इन दोनों में सिमिलरिटी बना रहता है, एक दूसरे में कहने में थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, इस प्रकार से होता है ना। आप लोग समझ सकते हैं। पिछला तो होगा ही नहीं, पीछे होगा नहीं। अगला सवाल है, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। ऑप्शन है अ, ईए, अननीय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि मूल शब्द पहले आप निकाल लीजिए। तो मूल शब्द इसमें क्या है? दर्शन है। ठीक है, और इसे विशेषण करने के लिए दर्शन में क्या जोड़ दिया गया? ये जोड़ दिया गया, तो हो गया विशेष दर्शनीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह छोटा लघु ही इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ न में दीर्घ ई जुड़ा हुआ है। आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो ऑप्शन है उर्वशी, महिला आंचल, कुरुक्षेत्र, सत्यकाम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महिला आंचल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी यह सवाल था तो आपको आना अनिवार्य है, ठीक है, इसे स्पेशली याद रखना है। अगला सवाल है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन है वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सभी जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह एक मुख्य किरदार के रूप में है, और यहीं जो है अपने वचन को पूरा करने के लिए सूबेदार हजरा सिंह और सूबेदार बोधा सिंह यानी कि बाप और बेटे को बचाता है, सूबेदारिन के पति, और यह कौन था? सूबेदारिन का बेटा था, और ये कौन था? सूबेदारिन का पति था, सूबेदार हजरा सिंह। तो इन दोनों को बचाया, अपने वचन को निभाया और अंत समय में मर गया, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और वजीरा सिंह जो था ना, वह पलटन का विदूषक था, यानी कि मजाकिया के तौर पर था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं? तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ज्ञानेंद्र शमशेर बहादुर सिंह। तो आप सब जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह एक प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कवि हैं, जो प्राकृतिक के विषय में बताते हैं कि सूर्योदय के पहले के काल को हम लोग उषा काल कहते हैं। उन्होंने आकाश को नीला राख के समान स्वच्छ बताया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उषा के कवि हैं। अगला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं थे? तो ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, सूरदास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं कि सूरदास जी हैं श्री कृष्ण के बाल रूप का इस प्रकार वर्णन किए हैं, जिसको पढ़ने में कितना आनंदित मिजाज हो जाता है, यह आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे आपको ध्यान में रखना है, यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि सूरदास के इष्ट देव कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए श्री कृष्ण, और तुलसीदास के श्री राम। यानी कि इष्ट देव उसे कहते हैं जिसके विषय में कवि जो है अपने कविता में वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है? अगला सवाल है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, कमजोर होना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं, एकमात्र सहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, पुस्तक शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है, या टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, या झोले में पुस्तक रखी हुई है। तो इस प्रकार से कौन सी पुस्तक की यहाँ पर बात हो रही है? तो सारे पुस्तक कोई भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, और हिस्ट्री का कोई भी हो सकता है। तो पूरे जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, अल्प आयु शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन है छंद, भंगुर, दीर्घ आयु, छीना आयु, छोटी आयु। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्प का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे कि दीर्घ उत्तरीय हो गया, यानी कि हमारे प्रश्नों में होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु का मतलब ही छोटा होता है, लेकिन हर जगह हर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमारा दीर्घायु हो जाएगा। आप सब सुने होंगे दीर्घायु शब्द का प्रयोग होता है जब अपने गुरु जी को आप प्रणाम करते हैं, तो आपको आपके गुरु जी कहते हैं दीर्घायु भव, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो और आप अपने जीवन में अच्छा करें और अपने देश के नाम को दुनिया भर में प्रचलित करें। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है मलयाज, उदय प्रकाश, अगेय जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगेय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगेय जी बताते हैं अपने इस कहानी में कि एक नारी का जीवन है वह किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। इसमें कि जो मालती है वह नायिका है और नायक के रूप में महेश्वर है। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, निवास शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन है नी, निवा, निह, नी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लघु ई, इसमें लघु ई का चिन्ह है, यानी कि नी में आप देख सकते हैं। और वास क्या है? मूल शब्द है। वास क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है, तो इसका उपसर्ग लगा दिया गया है नी। तो यह किसी खास जगह के बात किया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं नी यहाँ पर होगा क्योंकि इसमें लघु ई का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अरीबा परिबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ऑप्शन है उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कविता संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदय प्रकाश की एक और महत्वपूर्ण रचना है त्रिक्ष, जिसमें बताते हैं कि त्रिक्ष उनके सपने में आता है। त्रिक्ष क्या है? छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है, जिससे बिस्खापड़ के नाम से भी जानते हैं। बिस्खापड़ के नाम से किसे जानते हैं? त्रिक्ष को। यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन है भक्ति काल के, रीति काल के, छायावाद काल के, आधुनिक काल के।
इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहां आपको 20वीं सदी के कवि देखने को मिले वहां आप आधुनिक काल आराम से मार दीजिएगा। तो अशोक वाजपेयी किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है अस्तबद्ध रहना, चोट लगना, हताश होना, रोने लगना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्तबद्ध रहना, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टेबल रहना। ठीक है, स्टेबल, जैसे कि आप किसी के विषय में आप सुनते हैं, किसी के दुर्घटना के विषय में, तो आप एकदम से स्टेबल हो जाते हैं, अरे यह क्या हुआ उसको, और कोई खास हो तो और हम लोग अस्तबद्ध रह जाते हैं। हिंदी में उतने शब्दों को समझना अनिवार्य रहता है जितना हम लोग के काम आवे। कहने का मतलब है आजकल लोग थोड़ा इंग्लिश पर यानी अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इन सब सवालों को भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।